हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप सब जो है आगे ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। अब मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बोले IAS बनना है। IAS क्यों बनना है? देश की सेवा करना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको देश की सेवा करनी है तो कीजिए, IAS बना देते हैं हम आपको, लेकिन सैलरी नहीं देंगे, या कि सैलरी केवल 4-5 हज़ार ही देंगे, वो भी टाइम से नहीं देंगे। तो क्या तब भी आप देश की सेवा उतनी ही तन मन से करेंगे जितना कि धन की अनुपस्थिति में करेंगे, जितना कि धन की उपस्थिति में कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे धन कम है। अब आप में से बहुत सारे लोग बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, यस सर हम करेंगे, हम करेंगे। ये तो आप ईमानदारी से बताइएगा इसका उत्तर तो कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब मैं ये बात कर क्यों रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि देश सेवा में सिर्फ और सिर्फ IAS, IPS या फिर उच्च रैंक के अधिकारी ही नहीं होते हैं। देश की सेवा में कोई भी छोटा सा छोटा योगदान भी उतनी ही बड़ी देश की सेवा कहलाएगी जितना बड़ा योगदान है। हम बात कर रहे हैं आशा वर्कर्स की। आशा वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं कि ये हमारे जो बेसिक स्वास्थ्य की जो देखभाल है वो करने का काम आशा वर्कर्स का रहता है। बेसिक स्वास्थ्य के देखभाल की वहाँ पे बात आएगी जब बच्चे का जन्म होने वाला है, यानी कि माँ गर्भवती है, और जब बच्चे का जन्म हो गया है, यानी कि जब शिशु अभी नवजात है और माँ स्तनपान करा रही है, तो वो उस समय देखभाल की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर ये स्टेज संभल गया तो हमारे वो आंकड़े संभल जाते हैं जिस पे देश गर्व कर सकता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में शिशु मृत्यु दर या नवजात शिशु मृत्यु दर या जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु दर का गिरना, या फिर जो जन्म देते समय माता की जो मृत्यु हो जाती है, मातृ मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं, उसका कम होना, ये बढ़ जाता है। यानी दर गिरने की दर बढ़ती है। लेकिन तब जब ये आशा वर्कर्स उसमें साथ देती हैं। आशा यानी कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर्स या एक्टिविस्ट्स हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स होती हैं और बहुत ही नॉमिनल इनको जो है इनके काम का मेहनताना मिलता है, क्योंकि NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन इन्हें स्वयं से भी मानता है। और यही आशा वर्कर्स अब चली गई हैं हंगर स्ट्राइक पर, ठीक है। माँ और बच्चे, ठीक है, इनफाइनाइट हंगर स्ट्राइक पर माँ और बच्चे का पेट भरने वाली या उनको सही तरीके का पोषण युक्त भोजन प्रदान करने में सहायता करने वाली ये आशा वर्कर आज खुद भूख हड़ताल कर रही हैं केरल में। क्यों? जानेंगे पूरी कहानी। ये जो पर्टिकुलर जो सेशन है आज, इसको आप यूपीएससी GS पेपर 2 से कनेक्ट करके देख सकते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, इसके अलावा क्या नाम है, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ हैं, सोशल जो वर्क्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, उनसे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जोड़ करके देख सकते हैं। इस तमाम तरीके से इस पर्टिकुलर आज के इस सेशन को GS पेपर 2 यूपीएससी GS पेपर 2 में आप जोड़ करके पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देते हैं। संपूर्ण बैच का सुबह का, यानी कि प्रातः काल का, सुबह का 8 बजे का बैच शुरू हो चुका है। ये 21 तारीख से शुरू हुआ है, 21 से, ठीक है, मार्च का ये बैच है, और ये टारगेट करेगा 2026 के लिए। अब देखिए 2026 के लिए यही सबसे परफेक्ट समय है, क्योंकि इसके बाद अगर आप लेने को तो अगले महीने भी ले सकते हैं एडमिशन, लेकिन आपके ऊपर फिर 15-20 दिन का एक्स्ट्रा दबाव आएगा या 1 महीने का दबाव आएगा। आपको वो 1 महीना थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर रिलैक्स वे में तैयारी करना चाहते हैं, सो इट इज़ द वेरी बेस्ट टाइम, आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है तो कोई चिंता ही नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। आप हमें लिंक भेजिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, virad.dube
study.iq.com, इस पे आप लिख भेजिए, ठीक है। या फिर सिंपली आप मेरा कोड लगा लीजिए विद लाइव, इसी पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो पाएगा जरूर दिला दूंगा, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करिएगा, आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी अगर आप प्लैटिनम बैच में एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपको इसमें मिलेगा, यानी कि प्री की तैयारी के लिए हम आपको अपने खर्चे पर यहाँ पर बुलाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो। फर्स्ट रैंक लाएंगे मंथली टेस्ट में तो आपको 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। और मेंस प्री क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस की तैयारी करेंगे तो मेंस का भी हम निःशुल्क तैयारी कराएंगे अपने यहाँ बुला करके, और इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इस बैच से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप हमसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं। तो पूरा मैटर क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैटर ये है कि जो आशा वर्कर्स हैं वो केरल में, देखिए यहाँ पे कहवा लिखा हुआ है, कहवा का मतलब केरल, आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन, तो इसी को आप बोलेंगे KAHWA, ये कहवा है। कहवा ये वहां का केरल का जो है आशा वर्कर्स का एक एसोसिएशन है, और इसी एसोसिएशन के बैनर के तले यहाँ की जो आशा जो कार्यकर्ताएं हैं वो जो है भूख हड़ताल कर रही हैं। क्या कर रही हैं? भूख हड़ताल। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखो, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। तो भूख हड़ताल किया है तो कुछ मांगे होंगी, और जनरली आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी ग्रुप जो है भूख हड़ताल जैसी कंडीशन में आता है तो वो उसकी सबसे अंतिम अवस्था, मतलब जब अपनी मांगे सरकार के सामने रख चुका हो, सरकारें ना सुन पा रही हो, ठीक है, ना सुनने की कंडीशन में हो, उनकी बातें सुना ही ना जा रहा हो, मांग पूरी ना हो रही हो, तो वो उनके पास अंतिम उपाय इस तरीके का होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ मांगे हैं जो उन्होंने पहले से रखी हैं। क्या मांगे हैं उसको समझने के लिए आपसे मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूं तो कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके मुझे बताइए। आपको मालूम है कि आशा वर्कर्स जो है उनको तकरीबन कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी क्या, वो मानदेय होता है उनका एक छोटा सा, वो कितना हो सकता है? वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से वेरी करता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है। तो 5,000 से लेकर, ठीक है, अगर इनका मानदेय देखा जाए तो मानदेय जो है वो कहीं ना कहीं 5,000 से लेकर के 5,000 से लेकर, तो 50,000 हो गया, 5,000 से लेकर के ये वेरी करता है 15,000 तक। केरल के केस में ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 7,000 रुपए यहां पर मानदेय है, जिसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसमें वृद्धि चाहिए, और वृद्धि चाहिए कितनी? 21,000 रुपीज की, यानी तकरीबन 3 गुना वृद्धि करने की यहां पर मांग हो रही है, जो कि उनके लिए उनको लगता है कि उचित है। एक तो ये मांग है। दूसरा कि इनको जब ये अपना जैसे 45 साल की उम्र के बाद या फिर और भी समय के बाद जब ये रिटायर होती हैं, तो जब ये रिटायर हों तो रिटायर होने के बाद, रिटायर जब हों तो उसके बाद इनको पेंशन दी जाए 5 लाख रुपए। 5 लाख इनको क्या मिलनी चाहिए? पेंशन की मांग इन्होंने रखी। ये 2 मांगे हो गई। तीसरी मांग आपको और चौंकाएगी कि अभी जो ये एक छोटा सा मानदेय है, ये मानदेय भी दिया नहीं गया है कई जगहों पर, कई महीने का रुका हुआ है। तो पुराना बकाया जल्दी रिलीज किया जाए। अब जब सरकार से पूछा जाता है कई जगहों पर कि ये बकाया क्यों रह जाता है भाई, क्या सरकार आशा वर्कर्स के लिए पैसे नहीं देती है? तो बोलते हैं कि पैसे तो देते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैसा आशा वर्कर्स को डीबीटी के माध्यम से मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक खाते हैं, तो बैंक खाते पता चला कि अप टू डेट नहीं है, इस वजह से उनकी केवाईसी नहीं पूरी है, कुछ भी ऐसी इश्यूज आ सकते हैं, बैंक खाता सील पड़ा है। आधार जो है उसमें आधार जो है वो लिंक नहीं है, या फिर आधार का डेटा मैच नहीं कर रहा है, ऐसे तमाम सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं सही से वर्क कर रहा है।
ऐसे तमाम सारे इश्यूज हैं, इसकी वजह से इनकी जो सैलरी है वो नहीं जाती, इनके पास मानदेय इनके पास नहीं पहुंचता। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है यार, है ना, पहुंचना चाहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। अगर ऐसी चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं तो आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए, वैकल्पिक व्यवस्था इसमें की जा सकती है, ठीक है। तो ये है मांग, मेरे ख्याल से आपको मांग यहां पे समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आशा वर्कर्स के ऊपर समझते हैं बातों को। देखिए, आशा वर्कर्स जो हैं, इनका अपॉइंटमेंट, इनकी जो नियुक्तियां हैं, ये नियुक्ति इनकी की गई थी 2005 में NHRM के तहत। NHRM क्या है? नेशनल NRHM, यहां पर भी NHRM लिख गया है, इसको भी सही कर लेते हैं, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप यहां पर भी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 2005 में इन लोगों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन बाद में NRHM जो है उसका विलय कर दिया गया, उसका विलय किया गया NUHM के साथ में। NUHM क्या है? NUHM है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये हेल्थ मिशन है बेसिकली, और अर्बन और रूरल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइडेड है। फिर ये हुआ कि यार नेशनली हेल्थ मिशन करना है तो रूरल और अर्बन का क्या ही उसमें अलगाव रखना, तो इसको इसके साथ मिला करके सीधा जो है NHM में मर्ज कर दिया गया इसको। तो ये 2013 की घटना है, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। अब नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, वैसे अगर देखा जाए तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें जो थर्ड गोल है उसको भी कहीं ना कहीं अलाइन करता है, ठीक है, जिसमें हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, ठीक है। तो वो उसको अलाइन करने के लिए NHM जो है वो है, और NHM का जो ईयर है वो 2026 तक जो है इसको विस्तारित किया गया है। बहरहाल, अगर हम आशा वर्कर्स की बात करें जिनकी नियुक्तियां जो हैं वो इनके माध्यम से हुई, NRHM के माध्यम से हुई, बाद में इनका विलय NHM में अल्टीमेटली कर दिया गया। तो ये जो आशा वर्कर्स हैं ये बेसिकली NHM के अंतर्गत एक स्कीम चलती है जिसको बोलते हैं ICDS स्कीम। ICDS स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ये एक प्रकार की स्कीम है जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा, मतलब इसका एक उद्देश्य ये है कि एक समग्र तौर से अगर देखा जाए तो जो बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई थी 1975 में। तो अब अगर आप उसके अंतर्गत देखेंगे तो आंगनवाड़ी आपने तमाम जगहों पर देखी होंगी, आंगनवाड़ी यहाँ पर काम करते हैं। अब आंगनवाड़ी किस तरीके से काम करते हैं? आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो सके, और साथ ही साथ इसमें जो है इनको उचित पोषण भी क्या मिल सके, उचित पोषण की व्यवस्था की जा सके, उचित पोषण की क्या हो इसमें व्यवस्था हो। तो इस तरीके की चीजें आपको इसके मुख्य टारगेट के अंतर्गत देखने को मिलती है, जिसमें लाभार्थी जो है प्राथमिक लाभार्थी के तौर पर तो आप बच्चे को ही देखेंगे, ठीक है। प्राथमिक लाभार्थी के तौर पर जन्म से 6 साल की आयु तक का जो बच्चा है उसके लिए पूरी तरीके से पोषण कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो रहता है, ठीक है। इसके अंदर पूरी तरीके से पोषण कार्यक्रम इसके अंतर्गत रहता है, ठीक है। अब ये जो बच्चा है 0 से 6 साल तक, इसके लिए सुनिश्चित होगा
कि इसकी जो प्रारंभिक देखभाल है वो की जा सके, और साथ ही साथ इसके लिए उचित पोषण की व्यवस्था, पोषण युक्त जो भोजन है उसकी व्यवस्था यहां पर रहे। दूसरा, इसके अलावा जो माँ है, ठीक है, उसकी देखभाल की भी बात यहां पर होती है। माँ जो कि जिसने बच्चे को जन्म दिया है स्तनपान करा रही है, स्तनपान कराने वाली, ठीक है, यानी माँ जो है जब तक बच्चे का स्तनपान करा रही है। तो इसमें माँ को क्यों रखा गया? क्योंकि देखो टारगेट वही है, बच्चे को हमें स्वस्थ रखना है, बच्चे को उचित पोषण देना है। तो जो नवजात बच्चा है वो तो अपनी माँ का दूध जब पिएगा तो वही उसके लिए उचित पोषण होगा। माँ का उचित दूध उसे तभी मिल पाएगा जब माँ स्वस्थ होगी, इसलिए माँ को भी स्वस्थ भोजन करना जरूरी हो जाता है। तो वो काम भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करते हैं, ठीक है। और एक माँ को बच्चे को पालने में जो सहायता करनी चाहिए प्रारंभिक तौर पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नई माँओं के लिए, खास तौर से जो फर्स्ट टाइम जिनका बेबी हो रहा होता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सब में आशा वर्कर बहुत देखभाल करती हैं, ठीक है। ये आपको आंगनवाड़ी के अंतर्गत इनमें लाभ कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आंगनवाड़ी की अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी में कुछ चीज़ें अगर आप देखोगे तो कुछ और भी योजनाएं उसमें रहती हैं। जैसे कि तकरीबन 6 प्लानिंग्स होते हैं, 6 प्रकार की सेवाएं हैं जो आंगनवाड़ी में समग्र तौर से आपको मिलता है। जिसमें एक होता है बेटा पूरक पोषण, तो आपको एक तो इसमें पूरक पोषण प्रदान करना होता है। और ये बच्चे के लिए मतलब होता है कि यार जैसे मतलब ये ऐसा भोजन है जिसको आप टेक होम अवे के तौर पर या टेक होम राशन के तौर पर रख सकते हैं, THR के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं, तो वैसे रहता है। तो इसमें पका हुआ भोजन है, सुबह का नाश्ता है। जैसे जो निर्धन परिवार है उनके पास यार उचित भोजन की व्यवस्था नहीं होती बच्चों के लिए, तो वो उनके लिए वहाँ पे पका हुआ भोजन इत्यादि सब उपलब्ध कराते हैं। तो एक तो ये है आपका। दूसरा है जैसे अभी 6 साल का बच्चा है तो आजकल 5 साल में बच्चा स्कूल जाने लगता है, 4 साल में भी जाने लगता है, लेकिन स्कूल से पहले, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती है, अनौपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं। तो स्कूल से पूर्व अनौपचारिक जो शिक्षा है उस शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब जब आप जानते हो आजकल ना बच्चे स्कूल जाते हैं तो कम से कम ABCD काका आगा ये सब पहले से सीख के जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसमें रहेगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की इसमें कवरेज रहेगी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जो है उसकी देखभाल इसमें की जाएगी। आंगनवाड़ी के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड रहेंगी। अब स्वास्थ्य एवं शिक्षा में शिक्षा ऑब्वियसली स्कूल वगैरह में मिलेगी। स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जैसे नवजात बच्चा होता है 5-6 साल तक टीके उसके लगते रहते हैं, तो टीकाकरण की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आशा वर्कर्स के ऊपर रहती है, ठीक है। स्वास्थ्य की जांच है, किसी प्रकार की कोई जांच करनी है तो वो जांच इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो है ये किसी प्रकार की सेवा का कोई रेफरल अगर देना है, किसी प्रकार का सेवा का कोई भी रेफरल अगर देने की बात है तो स्वास्थ्य जांच के लिए रेफरल्स कभी कभी दिए जाते हैं, तो रेफरल सेवाएं इसमें शामिल हैं। रेफरल सेवाएं वो भी इसमें क्या है, शामिल है। तो इस प्रकार की 6 चीजें कंप्लीट पैकेज के तौर पर, ये कंप्लीट पैकेज आपको आंगनवाड़ी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बच्चा पढ़ने के बहाने, खाने के बहाने पढ़ने भी जाता है, ऐसे सारी चीजें भी रहती हैं। बट कौन आशा कार्यकर्ता बन सकती हैं उसके लिए भी कुछ थोड़े बहुत क्राइटेरियाज जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। जैसे अगर हम आशा कार्यकर्ताओं की योग्यता की बात करें, जैसे एज की बात करते हैं, तो एज के लिए 25 साल से लेकर के 45 साल तक की जो महिलाएं हैं वो आशा कार्यकर्ता बन सकती हैं। खास तौर से वो महिलाएं होनी चाहिए जो विवाहित हों या फिर विधवा महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं, या फिर तलाकशुदा। तो देखिए विधवा या तलाकशुदा तो विवाहित महिलाएं ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाता है, अर्थात अविवाहित महिला इसमें शामिल जनरली नहीं रहती है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। आशा कार्यकर्ता में ये चीज एक इंपॉर्टेंट टर्म के तौर पर आपको थोड़ा सा याद रखना है
कि अब क्योंकि उनको माओ की देखभाल करनी होती है ना, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि उनको माओ की देखभाल करनी होती है। तो ये थोड़ा सा सहजता की बात है कि अगर वो विवाहित महिलाएं हैं तो अच्छी तरीके से बच्चे की और माँ की देखभाल कर पाएंगी। शिक्षा की अगर हम बात करें, एज की बात हो गई, शिक्षा की अगर हम बात करें तो कम से कम ये 10वीं पढ़ी होनी चाहिए। 10वीं जो है इन्होंने किया हो, 10वीं तक उनकी पढ़ाई हुई हो तो इनको जो है इसमें शामिल किया था। तो NHM कहता है कि भाई आप जो है इसमें इस तरीके से अगर है तो आप शामिल हो सकते हैं, आपको एक स्वयंसेवी के तौर पर यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब इनकी जो इनकम होती है, इनकी जो आय होती है वो कार्य प्रोत्साहन के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि कोई फिक्स सैलरी नहीं है। कभी कभार थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिल जाता है, कभी किसी गांव में ज्यादा हो गया तो ऐसा भी है। और इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों की है। जैसे अगर हम आशा कार्यकर्ता के ऊपर वर्कलोड देखें ना तो 1000 लोगों पर की जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता है। 1000 लोगों की जिम्मेदारी एक आशा कार्यकर्ता के पास में, आप ये समझिए। तो बड़ी बात है यार, काफी बड़ी बात है। अगर हम इनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो इनकी ग्रामीण क्षेत्र में संख्या ज्यादा है और आवश्यकता भी वहां ज्यादा है, तो संख्या भी वहां ज्यादा है, तकरीबन 9.2 लाख, ठीक है। कितना है? 9.2 लाख कार्यकर्ता आपको 2022 के आंकड़ों के अनुसार अगर देखें, 2022 तक के डेटा को निकाला जाए तो 2.9 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 90,000 के आसपास है, 79,900 के आसपास जो है आपको कार्यकर्ता शहरी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और जिम्मेदारियां बहुत हैं इनके पास में, जिम्मेदारियों के लिए तो कहना ही क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनकी जिम्मेदारियों में देखें तो महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरांत मां की देखभाल ये इसमें शामिल है, ये प्रमुख तौर से इसमें शामिल है भाई, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब ये सब चीजें शामिल हैं इसमें, इनको काम करना ही करना है। बहुत यहां पर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर प्रसव के बाद जब स्तनपान कराने वाली मां होगी, स्तनपान कराने वाली जो मां है उसकी देखभाल करनी है, ठीक है, आपको ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो शिशु है उसकी देखभाल करनी है, शिशु की देखभाल करनी है। शिशु के लिए तमाम प्रकार के जो टीकाकरण है, ये टीकाकरण के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। जैसे आगे चल करके टीकाकरण में शिशु का तो टीकाकरण है ही, अदर जो टीकाकरण होते हैं वो भी करते हैं ये लोग, जैसे टीबी का टीका है या फिर मलेरिया का टीका है, इस तरीके के टीकाकरण प्रोग्राम में भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके अलावा इनसे आशा की जाती है कि इनको बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान होनी चाहिए। बुनियादी यानी बेसिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फर्स्ट एड जैसी चीजें, इस तरीके की चीजें, सेवाएं, इसकी देखभाल इनको करनी आनी चाहिए, ठीक है। कुछ बुनियादी जो आवश्यक दवाइयां होती हैं, उन दवाइयों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसी करके तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं जो ये आशा वर्कर्स जो हैं वो निभा रही होती हैं, और इन्हें मिल नहीं रहा है पैसा। समझ में आ रही बात? तो इनकी जो चिंता है वो यही है यार कि हमको नियमित कर दो, किसी न किसी तरीके से हमें क्या कर दो, नियमित कर दो, एक निश्चित मानदेय कर दो, एक सम्मानजनक मानदेय इनको जो है प्रदान किया जाना चाहिए। अगर आप देखें तो ये बहुत मेहनती होती हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, 2022 में जब कोविड-19 आया तो WHO ने इन कार्यकर्ताओं की पहचान विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य लीडर्स के तौर पर की है। विश्व स्वास्थ्य लीडर्स, ये अवार्ड मिला है आशा कार्यकर्ताओं को 2022 में। यानी वर्ल्ड में हेल्थ लीडर्स हैं आशा कार्यकर्ता, और उनकी सैलरी है 7 to 15,000, 5 to 15,000। मतलब कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए।
और अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें सुझाव दिया गया, द हिंदू में एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन भी किया गया। तो रिपोर्ट कहती है कि यार जो ये हेल्थ वर्कर्स हैं, इन हेल्थ वर्कर का दिल से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत दिल से काम करते हैं, पेशेंट की जो सिंपैथी है उसके साथ मिलकर के अगर काम कर रहे होते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इनहेल कर पाते हैं। जो मरीज होते हैं उनको जल्दी से हॉस्पिटल से रिटायर होने का मौका मिलता है। उन मरीजों को स्वास्थ्य जो है वो अच्छी तरीके से मतलब जल्दी रिकवरी जल्दी होती है। लेकिन कैसे करेंगे? वो मन लगा के कैसे काम करें? उनका खुद का घर नहीं चल रहा है, उनको खुद के मेहनताने का पैसा सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो ये नीड इस समय यही है कि यार इनकी जो वेजेस हैं, सैलरीज वगैरह हैं, ये थोड़ी सी बढ़ाई तो निश्चित तौर पर जानी ही चाहिए। और इनको अगर आप देखोगे ना, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। इनको अन्य सरकारी वर्कर के तौर पर इनको काउंट नहीं किया जाता, ग्रेजुएटी नहीं मिलती किसी प्रकार की, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई चिकित्सा बीमा इनका खुद का होता है, ना ही इनका कोई फिक्स सैलरी है, ना ही कोई पेंशन व्यवस्था है, कुछ नहीं है। बस अच्छा काम कर रही है, कभी तो ज़्यादा मिल जा रहा है, कभी कम मिल जा रहा है, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसा एकदम। क्योंकि ये स्वयं सेवी के तौर पर इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। भाई स्वयं सेवी है तो पेट तो उनका भी है ना, उन्हें भी तो भरना है अपना पेट, उन्हें भी तो परिवार पालना है, और आपको पालना है। परिवार तो चलो ठीक है, तो होना चाहिए, है ना। तो मतलब एक तरीके से उनकी जो जिंदगी है ना वो एकदम हाशिए पर जैसे जाती हुई दिखाई देती, जबकि वो इतना अच्छा काम करती। तो उनको कैसे जो है एम्पावर किया जा सकता है, कैसे, मतलब क्या चीज़ें हैं जो एम्पावर करनी चाहिए, करने के लिए उपाय ज़रूरी है। जैसे स्थायित्वता, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है, अगर आप, बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के कार्यकर्ताओं को आप जो है सरकारी नौकरी की तरह रखें, सरकारी नौकरी के रूप में पहचान हो, नौकरी के रूप में पहचान हो। अगर ये पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ कठिनाइयां हैं, नहीं पूरी हो सकती हैं, कि हम उनको एज ए सरकारी जो कर्मचारी नहीं कंसीडर कर पा रहे, तो कम से कम संविदा पर तो आप रख ही सकते हैं ना, जिससे कि उनको एक निश्चित दे जो है वो मिले। संविदा पर रख लीजिए, थोड़ी स्थायित्वता हो। इसके लिए कानून बनाने की भी आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ये कहती है कि भाई आप जो है ना इनको क्या करो, मतलब रोजगार मिलना चाहिए लोगों को ना। रोजगार तो आपका बेसिक हक है, इसको आप रोजगार के तौर पर रखें, संविदा कर्मचारी के तौर पर इनको अपॉइंट कर दें, उसके अकॉर्डिंग इनको मान्यता दे दीजिए। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं आप। स्किल डेवलपमेंट जब आप इनका करा सकते हैं, प्रशिक्षण इसके लिए दीजिए, प्रशिक्षण इसके लिए दीजिए। अब ये प्रशिक्षण दे लेंगे तो ये प्राइमरी तौर पर अगर हम देखें तो कई जगहों पर ये सहायक नर्स की भूमिका में आ सकती हैं, सहायक नर्स की भूमिका में आ सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में ना सही, कम से कम प्राइवेट अस्पतालों में उनकी जो वो काम करेंगे उसका कहीं ना कहीं तो उनको उनका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, ठीक है। उनको दवाइयों की जानकारी होंगी, दवाइयाँ जो है उसके सबके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए सरकार को, अप्रशिक्षित तौर पर न रखा जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रम मिलने चाहिए। और वित्तीय सुरक्षा जो कि सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सबसे पहले नंबर पर हो, ठीक है। वो दूसरे नंबर से प्राप्त हो सकती है, फिर तीसरे नंबर की बारी आएगी। वित्तीय सुरक्षा में ये है कि भाई पैसे जो है एक निश्चित वेतन मिलना चाहिए, भाई निश्चित वेतन मिले, निश्चित वेतन मिले, और ये महंगाई दर के अनुसार होना चाहिए, महंगाई दर जो है उसके अनुसार होना चाहिए, अनुसार हो। अब किसी भी शहर में किसी अलग तरीके की महंगाई है, किसी जगह पर गांव में अलग तरीके की महंगाई, तो कम से कम जितनी महंगाई है उसके अकॉर्डिंग तो उनको सैलरी दो, तभी तो अपने वित्तीय संकट से जूझ सकेंगे, लड़ सकेंगे। वरना इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनका जीवन ना एकदम हाशिए पर चलता चला जा रहा है। और ये है पूरा का पूरा मुद्दा, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो आशा वर्कर्स हैं इन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया है। आशा अंडर द बैनर ऑफ केरला आशा हेल्थ वर्कर्स, जिसको हमने लिखा है कहवा एसोसिएशन रिसोर्टेड टू हंगर स्ट्राइक after 2 rounds of talk with National Health Mission authorities and State Health Minister that has been failed. उन्होंने पहले बातचीत करी है, तकरीबन more than 38 days से भी ज्यादा, ठीक है, 38 दिन से भी ज्यादा की बातचीत यहां पर हुई, और उसके बाद ये कंडीशन है,
फिर उन्होंने उनकी चर्चा, और वहां पर जो अथॉरिटीज आए उन्होंने मालूम है क्या कहा, यार तुम लोग को ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, और इतना कह करके चले गए। आशा वर्कर्स का कहना है क्या ये सुनने के लिए हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं 2 दिन, इतने दिन से 2 पल के लिए आपसे मुलाकात हुई और उसमें आप हमको ये समझा रहे हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन ना कीजिए। अब हम बताएंगे धरना प्रदर्शन कैसे होता है, तो दे आर डूइंग नथिंग। चलिए जाते जाते मैं फिर आपको याद दिला दूं, संपूर्ण बैच स्टार्ट हो चुका है। अच्छी तरीके से पढ़िए, और पढ़ना चाहते हैं एक बेहतरीन तरीके से तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर चले जाइए। विरद लाइव कोड हमेशा आपको यूज करना है, कोई कुछ भी कह ले मैक्सिमम डिस्काउंट यही आपको दिलाएगा, कोई कुछ भी कह ले मैक्सिमम डिस्काउंट यही दिलाएगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको बता रहा है कि नहीं हम ज़्यादा दिला देंगे, तो मुझसे तुरंत बात कीजिए, तुरंत बात कीजिए, आपके साथ दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। और विरद लाइव कोड है ये, इस कोड से आप स्टडी IQ पे कुछ भी परचेज करें, कुछ भी, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ परचेज करें, ये कोड एप्लीकेबल है। ना एप्लीकेबल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। क्या 2 ऑप्शंस हैं? एक तो आप हमें विरद लाइव VIRADLIVE, ये मेरा टेलीग्राम है जहां से आप इस लेक्चर की PDF भी प्राप्त कर सकेंगे, इस पर लिख करके भेज सकते हैं टेलीग्राम, और इंस्टाग्राम भी मेरा ही है, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे हमसे संपर्क कर सकते हो। दूसरा आप हमें लिख भेजिए virad.dubey @studyiq.com, studyiq.com, ठीक है जी। आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने बैचेस की। आप लोग जल्दी से जल्दी बैचेस में जुड़िए, मैं आपको उसमें इतिहास पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।